अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सक्रिय जॉइंट्स। आज जो हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर के दौरान वो हम सक्रिय जॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जॉइंट्स क्या होते हैं। एक होता है सक्रिय जॉइंट्स, एक होता है वेल्डिंग जॉइंट्स। यानी कि वेल्डिंग की मदद से तो धाती टुकड़ों को आपस में जोड़ देना जो जॉइंट्स बन जाता है वो वेल्डिंग जॉइंट्स कहलाते हैं। जबकि सक्रिय जॉइंट्स क्या होता है, यानी कि सक्रिय की मदद से दो पुर्जों को आपस में जोड़ देना सक्रिय जॉइंट कहलाता है। वेल्डिंग जॉइंट्स और सक्रिय जॉइंट्स में डिफरेंस क्या है? वेल्डिंग जॉइंट्स एक परमानेंट फास्टनर है, जबकि सक्रिय जॉइंट्स एक टेम्परेरी फास्टनर है। परमानेंट फास्टनर और टेम्परेरी फास्टनर में क्या फ़र्क होता है? फास्टनर कहते हैं किसी भी उस चीज़ को जो जोड़ लगा दे, जो जॉइंट्स बनाए, जो दो चीज़ों को आपस में जोड़ दे, उसको फास्टनर्स कहते हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं जोड़ने के लिए, एक सक्रिय है और एक वेल्डिंग है। तो वेल्डिंग जो है वो परमानेंट फास्टनर, सक्रिय टेम्परेरी फास्टनर कैसे हुए? यानी कि वेल्डिंग की मदद से जब हमने दो चीज़ों को जोड़ दिया आपस में, तो उनको तोड़ फोड़ के बगैर अलहदा करना मुमकिन नहीं, इसलिए उसको हम कहेंगे परमानेंट फास्टनर। जबकि सक्रिय जॉइंट्स की मदद से जब दो चीज़ों को हमने आपस में जोड़ दिया तो उसको बगैर तोड़ फोड़ के, बगैर नुकसान के अलहदा भी किया जा सकता है। यानी सक्रिय जॉइंट्स में नट और बोल्ट आ गए। हमने कोई भी पार्ट्स नट और बोल्ट की मदद से अगर आपस में जोड़ दिया तो उसको ईजीली डिसअसेंबल भी किया जा सकता है। नट और बोल्ट को खोल के उसको डिसअसेंबल कर लेंगे जिस तरह हमने उसको असेंबल किया था, जबकि वेल्डिंग के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो भी यही है, सक्रिय जॉइंट्स। अब सक्रिय जो है ये दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। ये दो रुकन पर मुश्तमिल होता है, एक नट, दूसरा बोल्ट। कोई भी सिलेंड्रिकल शेप जो होती है उसको हम बोल्ट बोलते हैं, जबकि नट इसके ऊपर टाइट किया जाता है, वो हिस्सा इसका नट कहलाता है। यानी कि सक्रिय जॉइंट्स मेल और फीमेल दो रुकन पर मुश्तमिल होता है। इसका जो बोल्ट है वो मेल हिस्सा कहलाएगा, इसका मेल रुकन, जबकि जो नट है वो फीमेल रुकन कहलाएगा इसका। ये दोनों रुकन जो जब आपस में अटैच होंगे तो वो एक जॉइंट्स बना देंगे, किसी चीज़ को आपस में जोड़ देंगे, क्लैंप कर देंगे, तो उसको हम बोलेंगे सक्रिय जॉइंट्स। यानी कि सक्रिय की मदद से लगाया गया जोड़ सक्रिय जॉइंट्स कहलाएगा। तो यहाँ पे सक्रिय जॉइंट्स जो है उसकी टेक्निकल टर्म्स कुछ हैं जो यूज़ होंगी, जिनको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेल्डिंग जॉइंट्स का हमने जिक्र किया और सक्रिय जॉइंट्स का जिक्र किया, इनमें डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। यानी कि जो सक्रिय के ज़रिए हमने जॉइंट्स लगाया उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं। सक्रिय के मदद से जो जॉइंट्स लगाया जाता है वो काबिल एतबार होता है, उस जॉइंट्स को लगाना आसान होता है। कोई भी फ़र्द सक्रिय नट और बोल्ट की मदद से किसी भी चीज़ को जॉइंट लगा सकता है, जबकि जो वेल्डिंग था उसके अंदर हर फर्द वो जॉइंट्स नहीं लगा सकता, स्पेशल वेल्डर्स की ज़रूरत होती है। तो जिस तरह इसका ये फ़ायदा है सक्रिय जॉइंट्स का कि नट बोल्ट ईजीली बाज़ार में हर साइज़ में अवेलेबल भी होते हैं। नट बोल्ट लिए, दो जॉब्स को आपस में अटैच करके जोड़ दिया नट बोल्ट्स की मदद से, और ये काबिल एतबार होता है, हर साइज़ में मयारी साइज़ों में दस्तयाब होते हैं, ईजीली मिल जाते हैं मार्केट से जोड़ने के लिए। तो इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। डिसएडवांटेज इसका ये होगा कि नट और बोल्ट की मदद से हमने जब दो पुर्जों को आपस में जोड़ दिया है तो वो हरारत वाली जगह पर जो है वो कामयाब नहीं है बनिस्बत वेल्डिंग जॉइंट्स के। नमी वाली जगह पर भी ये बनिस्बत वेल्डिंग वाले जॉइंट्स के ये कामयाब नहीं है। टेम्परेचर स्ट्रेस असरअंदाज होती है, इस जॉइंट्स को फेल कर सकती है। टेम्परेचर वाली जगह पे हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे।
इसी तरह इसको हम वाइब्रेशन वाली जगह पर भी जॉइंट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वाइब्रेशन की वजह से लूज ढीले होने का खतरा होता है। वाइब्रेशन की वजह से ये जो जॉइंट्स हैं ये ढीले हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम इसको वाइब्रेशन वाली जगह पर भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं सक्रिय जॉइंट्स। सक्रिय का हमने जिक्र किया, मेल रुकन होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जिसके ऊपर हेलिकल झरियाँ बनी होती हैं, वो आपका सक्रिय कहलाता है। सक्रिय एक आर्धी फास्टनर है, जबकि वेल्डिंग एक परमानेंट फास्टनर है। फास्टनर वो जो दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हमारे पास एक सक्रिय आ गया। अब इसकी ऊपर ये जो हेलिकल झरियाँ बनी उनको क्या कहेंगे? लफ्ज़ यूज होता है वर्ड थ्रेड्स, चूड़ियाँ। किसी भी सिलेंड्रिकल सतह के ऊपर मुसलसल हेलिकल झरियाँ बनाई जाना चूड़ी कहलाता है, थ्रेड कहलाता है। कोई सिलेंड्रिकल शेप लिया आपने, उसके ऊपर मुसलसल हेलिकल झरियाँ बना दिया आपने लेथ मशीन के ऊपर, तो वो जो झरियाँ बनी हैं वो उसकी चूड़ियाँ कहलाएंगी, उसकी थ्रेड्स कहलाएंगी वो। तो यहाँ पे अब हम टेक्निकल टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप का सक्रिय है, तो इसकी डेफिनेशन हमने कर ली। ये एक आर्धी फास्टनर है, दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले इसका हम जिक्र करेंगे मेजर डाया। मेजर डाया कौन सा होता है? इस सक्रिय का बड़े से बड़ा डाया जो है वो मेजर डाया कहलाता है। ये हमारे पास एक सक्रिय है, इसका जो बड़े से बड़ा डाया होगा उसको हम मेजर डाया बोलेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में इस डाया को आउटर डाया भी बोला जा सकता है, जिसको DO से शो किया जाता है। मेजर डाया और आउटर डाया में कोई फ़र्क नहीं, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। अगर हम इसको मेजर डाया, आउटर डाया के अलावा कोई और नाम देना चाहें तो वो क्या होगा? ये इसका जो उभार वाला हिस्सा है, बैरूनी हिस्सा इंतहाई, ये क्रेस्ट कहलाता है। तो इसीलिए इस डाया को हम क्रेस्ट से क्रेस्ट तक होता है, तो क्रेस्ट डाया भी इसको हम बोल सकते हैं। आउटर डाया, मेजर डाया, क्रेस्ट डाया, एक ही डाया का नाम है ये तीनों। इसके बाद हम जिक्र करेंगे माइनर डायामीटर, यानी कि इस सक्रिय का माइनर डाया कौन सा होगा। जिस तरह ये इंतहाई बैरूनी डाया जो था वो उसका मेजर डाया था, आउटर डाया था, इसी तरह सेम इसका इंतहाई अंदरूनी डाया जो है वो उसका माइनर डाया कहलाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो डाया है वो मेजर डाया है, इसको आउटर डाया बोलते हैं, जबकि अंदरूनी हिस्सा जो इसका आ गया यहाँ से यहाँ तक जो डायामीटर है, यहाँ से यहाँ तक, ये इसका माइनर डाया कहलाएगा। इस माइनर डाया को हम इनर डाया भी बोल सकते हैं। मेजर डाया को आउटर डाया, माइनर डाया को इनर डायामीटर। तो इसका इंतहाई बैरूनी हिस्सा क्रेस्ट था, तो हमने इसको क्रेस्ट डायामीटर बोला था। इसी तरह इसका इंतहाई अंदरूनी डाया जो है उसको हम रूट डाया भी बोल सकते हैं, रूट डायामीटर। तो रूट डाया, इनर डाया और माइनर डाया, एक ही चीज़ के तीन नाम हैं, तीनों डाया एक ही हैं ये। तो हमारे पास पहले मेजर डाया आया, फिर माइनर डाया आया, हमें पता चल गया इंतहाई बैरूनी हिस्सा मेजर डाया, इंतहाई अंदरूनी हिस्सा माइनर डाया। उसके बाद अब हम आते हैं पिच डायामीटर, यानी कि इसका पिच डाया कौन सा होता है। मेजर डाया और माइनर डाया के दरमियान ये है बोल्ट, इसके ऊपर आएगा नट, उसकी भी थ्रेड्स होंगी, वो हिस्सा भी यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि रूट डाया और क्रेस्ट डाया या मेजर डाया और माइनर डाया के दरमियान तसव्वुराती तौर पर बनने वाला जो डाया होगा वो इसका पिच डाया कहलाएगा, पिच डायामीटर। आउटर डाया इंतहाई बैरूनी डाया, इनर डाया इंतहाई अंदरूनी डाया, जबकि मेजर डाया और माइनर डाया के दरमियान तसव्वुराती तौर पर बनने वाला डाया जो है वो उसका पिच डाया कहलाएगा। पिच डाया के बाद 4th नंबर पे आते हैं, क्रेस्ट किसे बोलते हैं। क्रेस्ट इसका इंतहाई बैरूनी हिस्सा
क्रेस्ट कहलाती है। ये शो किया हो यहाँ पे देखें क्रेस्ट। इस थ्रेड्स का इंतहाई बैरूनी हिस्सा जो है ये इसका क्रेस्ट कहलाएगा। इस साइड से ये हो गया, इस साइड से ये हो गया। किसी भी स्क्रू का या थ्रेड का इंतहाई बैरूनी हिस्सा उसका क्रेस्ट कहलाता है। अब क्रेस्ट के बाद 5th पॉइंट पे हम आते हैं, रूट्स। रूट जड़ को बोलते हैं, आपको पता होगा। तो इसी तरह किसी भी स्क्रू का इंतहाई अंदरूनी हिस्सा इसका रूट कहलाता है। ये रूट शो किया हुआ देखो, ये क्रेस्ट था इंतहाई बैरूनी हिस्सा, ये क्रेस्ट था, ये इंतहाई अंदरूनी हिस्सा हो गया इस थ्रेड का। तो ये इंतहाई अंदरूनी हिस्सा इसका रूट कहलाएगा। इस पॉइंट पर ये इंतहाई अंदरूनी हिस्सा हो गया, तो ये हिस्सा भी इसका रूट कहलाएगा। यानी कि इंतहाई बैरूनी हिस्सा क्रेस्ट कहलाता है और इंतहाई अंदरूनी हिस्सा उसका रूट कहलाता है। रूट के बाद अब हम आएंगे 6 नंबर पर, फ्लैंक। फ्लैंक किसे कहते हैं? फ्लैंक इसका जो क्रेस्ट से रूट तक जो ये तिरछी सतह है इसको हम फ्लैंक बोलते हैं। ये शो की हुई है फ्लैंक, ये क्रेस्ट हो गया, ये रूट हो गया। रूट और क्रेस्ट के दरमियानी हिस्से को हम फ्लैंक बोलते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन कोई पूछे फ्लैंक किसे कहते हैं थ्रेड टर्मिनोलॉजी के अंदर, तो जो फ्लैंक है वो क्रेस्ट और रूट का दरमियानी हिस्सा फ्लैंक कहलाता है। तो फ्लैंक का जिक्र भी हो गया अब यहाँ पे। उसके बाद नंबर 7 पर आएंगे, थ्रेड एंगल। थ्रेड एंगल क्या होता है? थ्रेड एंगल, ये हमारे पास एक फ्लैंक है, ये नंबर 2 फ्लैंक है। यानी कि ये यहाँ से क्रेस्ट से रूट तक एक फ्लैंक, ये इस रूट से क्रेस्ट तक दूसरा फ्लैंक, इनके दरमियान एक एंगल बन रहा है। ये जो एंगल है, जो थीटा है, इसको हम थ्रेड एंगल बोलेंगे। यानी कि 2 फ्लैंक के दरमियान बनने वाला जाविया या उनके दरमियान बनने वाला एंगल थ्रेड एंगल कहलाएगा। तो ये डिफरेंट साइज में हो सकता है, ये फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, हर थ्रेड का डिफरेंट होता है थ्रेड एंगल। तो यहाँ पे अब हम जिक्र करेंगे डेप्थ ऑफ थ्रेड। थ्रेड की गहराई किसे बोलते हैं? हमने अभी जिक्र किया, इंतहाई बैरूनी हिस्सा क्रेस्ट, इंतहाई अंदरूनी हिस्सा रूट, उनके दरमियानी हिस्सा फ्लैंक, 2 फ्लैंक के दरमियान बनने वाला जाविया थ्रेड एंगल। अब डेप्थ ऑफ थ्रेड, ये जो क्रेस्ट से रूट तक जो इसकी गहराई है इसको डेप्थ ऑफ थ्रेड बोलते हैं। यानी इसको इसकी गहराई डेप्थ ऑफ थ्रेड कहा जाता है। क्रेस्ट से रूट तक जो फासला है उसको डेप्थ ऑफ थ्रेड, थ्रेड की गहराई कहा जाता है। डेप्थ ऑफ थ्रेड्स के बाद हम आएंगे अब पॉइंट नंबर 9, रूट स्लोप। अब स्लोप किसे कहा जाता है? स्लोप जो है इसका ये हिस्सा, अभी हमने पीछे इसको फ्लैंक पढ़ा था कि रूट से क्रेस्ट तक जो है फासला या दरमियानी हिस्सा फ्लैंक कहलाते हैं। तो अब स्लोप क्या होगा? ये स्लोप नॉर्मल लफ्ज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं कि स्लोप दो इसको, ये स्लोप बना आपको नज़र आ रही है, स्लोप है। लेकिन ये जो स्लोप है इसको 2 टर्म में हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इस बोल्ट के ऊपर नट को टाइट करें तो 1 चक्कर में नट जितना फासला तय करेगा उसका हाफ उसका स्लोप कहलाएगा। या ये इसकी पिच है, जो ये देखें ये पिच है, पिच का भी जिक्र आएगा यहाँ पे, ये भी नहीं आया। ये जो पिच है, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के दरमियान जो फासला है उसको पिच कहा जाता है। तो जिक्र हो रहा है हमारा स्लोप का। तो स्लोप किसे कहेंगे? यानी कि निस्फ पिच जो है, हाफ पिच जो है, उसको हम स्लोप कहेंगे। या हम बोल्ट के ऊपर नट को 1 चक्कर देते हैं, तो 1 चक्कर देंगे 360, तो यहाँ से यहाँ तक वो फासला तय करेगा। तो उसका जो हाफ है, उसका हाफ यही पॉइंट बनेगा, तो इसको हम स्लोप बोल देंगे। उसके बाद एक्सिस, जो इसके मरकज से, हमारे पास जो बोल्ट है उसके मरकज से जो गुजरने वाली लाइन होती है उसकी सतह पर, वो उसका एक्सिस कहलाती है। ये इसका एक्सिस है।
इसके मरकज़ से जो उसकी सतह पर एक लाइन क्रॉस करती है वो उसका एक्सिस कहलाती है। तो एक्सिस के बाद 11 नंबर लीड किसे बोलते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि लीड क्या होता है। यानी कि लीड जो है सिंगल स्टार थ्रेड के अंदर उसको हम पिच का निस्ब बोलेंगे, मल्टी स्टार थ्रेड के अंदर उसको हम एक चक्कर में नट का बोल्ट के ऊपर तय करदा जो फासला है उसका हाफ बोलेंगे, तो वो उसका लीड कहलाएगी। यानी कि वही एक चक्कर में जितना फासला तय करेगा बोल्ट, तो उसका जो हाफ होगा उसको हम उसका लीड भी बोलेंगे। उसके बाद आगे हैंड, कि हैंड कौन कौन से हैं। हमने अक्सर नाम सुना होगा राइट हैंड थ्रेड, लेफ्ट हैंड थ्रेड। तो राइट हैंड थ्रेड्स कौन सी होती हैं, लेफ्ट हैंड थ्रेड्स कौन सी होती हैं। राइट हैंड थ्रेड्स वो थ्रेड्स होती हैं जिनको क्लॉकवाइज घुमाने से, यानी कि राइट हैंड से घुमाने से जो चूड़ियाँ टाइट हो जाएं उसको राइट हैंड थ्रेड्स बोलते हैं। यानी कि हमारे पास एक बोल्ट है, हम एक नट लेंगे, नट को अगर इस बोल्ट के ऊपर राइट हैंड से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अगर वो टाइट हो रहा है तो मतलब कि इसके ऊपर जो थ्रेड्स हैं वो राइट हैंड थ्रेड्स हैं। दूसरी थ्रेड्स होती हैं लेफ्ट हैंड थ्रेड्स। अगर हम बोल्ट के ऊपर नट को लेफ्ट हैंड से रोटेट करें, यानी कि उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, मुखालिफ घड़ीवार थीम में घुमाने से अगर बोल्ट के ऊपर नट टाइट हो जाए तो उसको लेफ्ट हैंड थ्रेड्स बोलते हैं। यानी कि एक होती हैं राइट हैंड थ्रेड्स, दूसरी होती हैं लेफ्ट हैंड थ्रेड्स। राइट हैंड थ्रेड ऐसी थ्रेड जो क्लॉकवाइज घुमाने से टाइट हो, लेफ्ट हैंड थ्रेड ऐसी थ्रेड जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से टाइट हो जाएं, उनको लेफ्ट हैंड थ्रेड्स बोलते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, अब हम हैं पावर ट्रांसमिशन थ्रेड्स। थ्रेड्स की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, किसी भी सिलेंड्रिकल सतह के ऊपर मुसलसल हेलिकल जरियाँ जो है वो थ्रेड्स कहलाती हैं, यानी कि चूड़ियाँ कहलाती हैं। तो अब हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं पावर ट्रांसमिशन थ्रेड्स। यानी कि पावर ट्रांसमिशन थ्रेड्स कौन सी होती हैं, ऐसी थ्रेड्स जो पावर को मुंतकिल करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल हों, उनको हम पावर ट्रांसमिशन थ्रेड्स कहते हैं। यानी कि पावर ट्रांसमिशन थ्रेड्स। तो हमारे पास पावर ट्रांसमिशन थ्रेड्स की जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है स्क्वायर थ्रेड, नंबर 2 पे है हमारे पास एक्मी थ्रेड्स, नंबर 3 पे है हमारे पास निकल थ्रेड्स, नंबर 4 पे है हमारे पास बट्रेस थ्रेड्स। तो ये 4 टाइप्स हैं हमारे पास थ्रेड्स की। नंबर 1 पे है हमारे पास पावर ट्रांसमिशन थ्रेड्स में स्क्वायर थ्रेड्स, नंबर 2 एक्मी थ्रेड्स, नंबर 3 निकल थ्रेड्स, नंबर 4 बट्रेस थ्रेड्स। अब हम जिक्र करते हैं कि स्क्वायर थ्रेड्स कौन सी होती हैं। स्क्वायर थ्रेड जो स्क्वायर शेप में बनाई जाती हैं उनको हम स्क्वायर थ्रेड्स बोलते हैं। ये जो थ्रेड्स हैं ये स्क्वायर थ्रेड्स हैं। ये पावर को ज़्यादा तादाद में, बड़ी तादाद में, हाई एफिशिएंसी के लिए इन थ्रेड्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये जो थ्रेड्स हैं 90 के एंगल पर इनको बनाया जाता है। स्क्वायर थ्रेड्स ऐसी थ्रेड्स जो कि स्क्वायर शेप की होती हैं। हाई एफिशिएंसी के लिए इन थ्रेड्स को हम इस्तेमाल करते हैं। ये 90 के एंगल पर बनाई जाती हैं। इसका ये जो है हमने पिच पढ़ा था पहले। पिच क्या होती है, एक क्रैश से दूसरे क्रैश तक का जो फासला है वो पिच कहलाता है। ये इसकी है पिच, एक क्रैश से दूसरे क्रैश तक का फासला पिच कहलाएगा। पिच तो इसकी ये हो गई। अब इसकी डेप्थ कितनी होगी, इसकी जो हाइट है वो कितनी होगी, यानी कि ये जो मकाम है ये कितनी होगी, इसकी जो डेप्थ है, या इसकी हम हाइट ले लेते हैं या डेप्थ ले लेते हैं इसकी। तो ये जो डेप्थ है इसकी होगी स्क्वायर थ्रेड की P/2, यानी कि इसकी पिच अगर
10 mm है तो ये इसकी जो डेप्थ होगी वो 5 mm यानी p/2p का हाफ होगी। तो ये हैं स्क्वायर थ्रेड्स जिसका हमने जिक्र किया। इसके बाद अब हम जिक्र करते हैं एक्मी थ्रेड्स। एक्मी थ्रेड्स कौन सी होती हैं? एक्मी थ्रेड्स जो है वो स्क्वायर थ्रेड की तरमीम शुदा शक्ल है, इसको हम एक्मी थ्रेड्स बोलते हैं। यानी कि स्क्वायर थ्रेड्स की जो तरमीम शुदा शक्ल है उसको हम एक्मी थ्रेड्स बोलते हैं। इनका जो एंगल है 29 डिग्री, 29 के एंगल पर एक्मी थ्रेड जो है वो बनाई जाती हैं। तो एक्मी थ्रेड्स ऐसी थ्रेड्स जो कि पावर ट्रांसमिशन थ्रेड्स है, पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये स्क्वायर थ्रेड की तरमीम शुदा शक्ल है, ये 29 के एंगल पर बनाई जाती है। इसका ये होगा 29 का एंगल। इसका जो है ये इस क्रेस्ट से इस क्रेस्ट तक का जो फासला है ये इसकी पिच कहलाएगा। एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के जो दरमियानी फासला होता है वो उसका पिच कहलाता है। तो इसका जो हाइट कितनी होगी एक्मी थ्रेड्स की, या इसको डेप्थ बोलेंगे, कितनी होगी? p/4। एक्मी थ्रेड्स की जो डेप्थ होगी इसकी, यानी कि जो इसका क्रेस्ट से रूट तक का जो फासला होगा, जिसको हम थ्रेड की गहराई भी डेप्थ ऑफ थ्रेड बोलते हैं, जिसको डेप्थ ऑफ थ्रेड इसकी कितनी होगी? p/4 होगी। डेप्थ ऑफ थ्रेड जो है क्रेस्ट से रूट तक का जो अमूदी फासला होता है वो डेप्थ ऑफ थ्रेड कहलाता है। तो वो जो डेप्थ ऑफ थ्रेड है वो p/4 है इसकी। ये जिक्र किया है हमने एक्मी थ्रेड। ये जो एक्मी थ्रेड्स हैं ये लेथ मशीन पे बेंच वाइसेस वगैरह जो हैं वहाँ पे इन थ्रेड्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक्मी थ्रेड्स। इसके बाद जिक्र करेंगे हम निकल थ्रेड्स। निकल थ्रेड्स कौन सी होती हैं? निकल थ्रेड्स जो हैं राउंड शेप में होती हैं। इनके रूट और क्रेस्ट इनके जो हैं वो राउंड शेप में गोल होते हैं। ऐसी थ्रेड्स जिनके क्रेस्ट और रूट राउंड शेप में हो, गोल हो, वो निकल थ्रेड्स कहलाती हैं। ये जो निकल थ्रेड्स जो हैं इसका ये हिस्सा हो गया इसका रूट और ये हिस्सा हो गया इसका क्रेस्ट। तो इसका जो है पिच क्या कहलाएगी? एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के दरमियानी फासला जो है वो इसका पिच कहलाएगा। ये थ्रेड्स हैं हमारे पास निकल थ्रेड्स। तो इसका जो होगा डेप्थ होगी वो भी p/2 इसकी डेप्थ कहलाएगी। निकल थ्रेड्स ऐसी थ्रेड्स जिसके रूट और क्रेस्ट राउंड शेप में हो उनको हम निकल थ्रेड्स बोलते हैं। इन थ्रेड्स को बिजली के लैंप वगैरह उन पे इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक की बोतलों में जो थ्रेड्स बनाई जाती हैं वो निकल थ्रेड्स होती हैं। बोतलें जो हो गई रेगुलर बोतलें, कोक, पेप्सी, स्प्राइट, हम जो रेगुलर जो ग्लास की बोतलें होती हैं शीशे की, उनको इस्तेमाल करते हैं। उनके ऊपर जो ढक्कन वाली जगह पे थ्रेड्स बनी होती हैं वो ये निकल थ्रेड्स होती हैं। उनके जो है रूट और क्रेस्ट राउंड शेप में होते हैं। तो निकल थ्रेड्स जो है लैंप वगैरह पे, प्लास्टिक की और शीशे की बोतलों पे इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद है बटरस थ्रेड, यानी कि बटरस थ्रेड्स कौन सी थ्रेड्स होती हैं? बटरस थ्रेड्स जो हैं वो इस शेप में होती हैं, यानी कि ये पावर को जस्ट वन साइडेड मुंतकिल कर सकती हैं। एक सिमत में पावर को ये मुंतकिल कर सकती हैं, बैक नहीं आ सकती। ये जो थ्रेड्स हैं ये बटरस थ्रेड्स कहलाते हैं। बटरस थ्रेड ऐसी थ्रेड्स होती हैं जो कि बड़ी बड़ी तोप, जेट्स वगैरह के ऊपर बनाई जाती हैं। तो ये बटरस थ्रेड्स जो हैं ये पावर को जस्ट वन साइडेड ट्रांसफ़र कर सकती हैं। तो इसका यहाँ से एक क्रैश से दूसरे क्रैश तक का जो फासला है वो इसकी पिच कहलाएगा। बटरस थ्रेड्स की एक क्रैश से दूसरे क्रैश का दरमियानी फासला पिच कहलाएगा। तो इसकी जो हाइट होगी वो होगी h = 0.89 p। इसकी जो हाइट होगी वो 0.89 p मीन्स पिच, इतनी इसकी हाइट्स होगी।